दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मैं बता रहा था, अक्सर कहता है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता वो देशद्रोही है, बहुरूपीय हैं, आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। तो मैं आज ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दूंगा। असीमानंद ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मुसलमान नहीं था इन ब्लास्टों के पीछे था आरएसएस के प्रचारक लोग, ये बम लगाए थे। असीमानंद बोल रहा था इसमें मैं भागीदार हूं और इसमें निर्दोष लोग जो मरे और मरे तो मरे, जो निर्दोष मुस्लिम लोगों को गलत ढंग से पकड़ के अंदर कर दिया गया। आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में और मालेगांव ब्लास्ट में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का पुलिस कुछ निर्दोष मुसलमान बच्चों को पकड़ता है और उनको इतना टॉर्चर करता है कि क्या बताया जाए। एक निर्दोष इंसान जो सुनील जोशी, असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर, ये लोग उस कांड को किए हैं, उसके एवज में इस सरकार का प्रेशर और मीडिया के प्रेशर की वजह से पुलिस को किसी न किसी को पकड़ना था और पुलिस 9 मुसलमानों को पकड़ लिया। और मैंने क्यों कहा कि ये 9 मुसलमान को पकड़ा? इसलिए पकड़ा क्योंकि 1992 के ब्लास्ट से ये लोग ऐसा समझते थे ब्लास्ट हुआ है तो मुसलमान ही किया होगा। इस पे मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बोलूंगा, बार बार उसको मैं कहता हूं कि डिबेट के लिए अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आ जाओ। वो डिबेट के लिए आने वाला नहीं, वो नहीं देखेगा कि नफरती हिंदू भी ऐसे बम ब्लास्ट का कार्य कर सकते हैं। वो जब भी मुंह खुलेगा तो बोलेगा मुसलमान ऐसे, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान ऐसे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं जो बताऊंगा कि आतंकवादी गतिविधि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो सकता है। व्यक्ति खराब और अच्छा होता है, इसके वजह से पूरे समुदाय को अगर आप कहेंगे तो वह बुरा है। मैं बताऊंगा कि दोस्तों, एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ मैं बता रहा था, अक्सर कहता है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता वो देशद्रोही है, बहुरूपीय हैं, आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। तो मैं आज ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब दूंगा जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था 2006 और 2008 में, मक्का मस्जिद ब्लास्ट 2007, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 2007 और जो ब्लास्ट हुआ था अजमेर शरीफ में 2007 में, उन सब पे हम लोग चर्चा करें। मालेगांव का ब्लास्ट 2006 और 8 में हुआ था और समझौता एक्सप्रेस 2007 में ब्लास्ट हुआ था। अजमेर शरीफ का ब्लास्ट कब हुआ था? 2010 में हुआ था, 2007 में हुआ था और मक्का मस्जिद का ब्लास्ट 2007। याद रखिए, मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस, ये 3 जगह ब्लास्ट 2007 में हुआ था और मालेगांव में ब्लास्ट 2006 और 2008 में हुआ था। अब मैं बताऊंगा 18 दिसंबर 2010 का दिन है जो नभा कुमार सरकार, जिनका नाम है असीमानंद ने मजिस्ट्रेट को कहा कि मैं कबूल करने को तैयार हूं और मैं बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के जो मैंने जुर्म किया है उस जुर्म के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। मजिस्ट्रेट सबको हटा देता है और इनकी बात सुनना शुरू करता है। तो इन्होंने कहते हैं, जैसे देखिए 2008 में जो ब्लास्ट में आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार हुए थे। कौन गिरफ्तार हुआ था? प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे और कर्नल पुरोहित। कर्नल पुरोहित ये नासिक में शिफ्टेड एक मिलिट्री मैन थे। दयानंद पांडे एक बाबा बन गए थे, जम्मू कश्मीर में इनका आश्रम था। प्रज्ञा ठाकुर अभी एमपी है बीजेपी की, उस समय एबीवीपी की लीडर हुआ करती थी। ये सभी लोग जेल में ठूस दिए गए। इन ब्लास्ट केसेस में इनका नाम आया और असीमानंद अपने कबूलनामा में कहता है कि ये जितने भी ब्लास्ट हैं ये सारे में मैं और मेरे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह की बात होता है। 2007 में जो राजस्थान का एटीएस ने जो चार्जशीट फाइल किया है, वो चार्जशीट और असीमानंद का जो कबूलनामा है वो दोनों का दोनों एक ही बात बताता है। मतलब साफ है कि असीमानंद और एक कुछ नफरती हिंदुओं के द्वारा ये सारे के सारे ब्लास्ट किए गए थे। 2008 में जो गिरफ्तारी हुई थी प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 37 ऑडियो मिला था, 37 ऑडियो दयानंद पांडे के लैपटॉप से, और जिसमें फोन में ये लोग बात कर रहे थे कि इन ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया जाए। 1992 में दोस्तों जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, आप सबको पता है
तो उस बम ब्लास्ट के बाद ऐसा मान लिया गया कि सारे बम ब्लास्ट मुसलमान द्वारा ही करवाए जाते हैं। कोई ना कोई इस्लामिक नाम जोड़ दिया जाता है, कोई भी बम ब्लास्ट होता है। तो 1992 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, तब से इस देश में मुस्लिम मतलब बम ब्लास्ट हो गया और बम ब्लास्ट मतलब मुसलमान हो गया। इस तरह से लोगों के दिमाग में भर दिया गया। तो जब भी कोई ब्लास्ट होता, चाहे मालेगांव में होता, समझौता एक्सप्रेस में होता, अजमेर शरीफ में होता या मक्का मस्जिद में होता, इस वक्त कुछ मुसलमान बच्चों को, लड़कों को, इन मुसलमान बच्चों को क्या किया जाता था, इन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और इसी में से बोल दिया जाता था कि कोई एक जो है मास्टरमाइंड है। और जो उस वक्त देखिए कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मीडिया ने कभी सवाल नहीं किया कि मुसलमानों को जो उठाया गया है ये मुसलमान निर्दोष हैं। इस तरह की बात मीडिया कभी नहीं कहा, न कांग्रेस का कोई एक नेता कहा। इसीलिए तो आज कांग्रेस से भी मुस्लिम्स खफा हैं और कहीं ना कहीं जो ओवैसी का उत्थान हो रहा है AMIM पार्टी का, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ओवैसी जहां पे मुसलमानों को निर्दोष पाता है वहां आवाज उठाने का वह कार्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता ये नहीं कहे कि ये जो अटैक हुआ है मक्का मस्जिद, अजमेर शरीफ और ये सब जो है मुसलमानों को फोकस करके हुआ है, तो इसके पीछे हो सकता है कि कोई हिंदुत्व संगठन का हाथ हो। इस तरह की बात कांग्रेस का बयान में नहीं आया। तो मीडिया और कांग्रेस पार्टी दोनों भी मुसलमानों के सपोर्ट नहीं किए और उसमें जो निर्दोष मुसलमान थे उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया और वो वर्षों जेल में रहे और जेल से जब निकले तब तक उनकी जिंदगी और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो चुका था। असीमानंद ने अपने कबूलनामे में कहा है कि मुसलमान नहीं था इन ब्लास्टों के पीछे, इन ब्लास्टों के पीछे था RSS के प्रचारक लोग ये बम लगाए थे। असीमानंद बोल रहा था इसमें मैं भागीदार हूं और इसमें निर्दोष लोग जो मरे और मरे तो मरे, जो निर्दोष मुस्लिम लोगों को गलत ढंग से पकड़ के अंदर कर दिया गया। आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट में और मालेगांव ब्लास्ट में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का पुलिस कुछ निर्दोष मुसलमान बच्चों को पकड़ता है और उनको इतना टॉर्चर करता है कि क्या बताया जाए। तो सोचिए, अब मैं बताऊं कि जो ये असीमानंद है, जो ब्लास्ट मालेगांव का, समझौता एक्सप्रेस का, अजमेर शरीफ का और मक्का मस्जिद का, इन सब में ये शामिल रहे, तो ये आखिर इस कबूलनामे को किया क्यों? तो जज ने पूछा कि आपने इस कबूलनामे को किया क्यों? तो असीमानंद बता रहे थे, थोड़ा समझिए, जो कन्वर्जन चल रहा था, वो बता रहे थे कि जेल में जब ये थे आंध्रा के जेल में, तो वहाँ एक लड़का था जिसका नाम कलीम था और कलीम एक मोबाइल फ़ोन बेचने वाला था और कलीम को भी केस में अरेस्ट किया गया था, मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में। और कलीम जो है, असीमानंद जब जेल गए तो असीमानंद का सेवा करता, इनके लिए पानी ला के दे देता, इनको खाना ला के दे देता और बहुत विनम्र और व्यवहारिक रहता। तो धीरे धीरे असीमानंद एक दिन इनके आत्मा अंदर से इनको कचोटता है और कहता है कि इतना अच्छा लड़का, इतना विनम्र लड़का, ये तुम्हारा इतना सेवा करता है और तुम असली कल्प्रिट हो और ये तुम्हारे वजह से जेल में है। तो असीमानंद ने कहा कि कलीम नाम के लड़के, जिसका नाम उम्र मात्र 21 वर्ष का है, उसके गुड कंडक्ट को देख के मेरा आंख खुल गया और मैं प्रायश्चित करने को सोचा और मैं जानता हूं कि इस प्रायश्चित के बाद मुझे मौत की भी सजा हो सकती है, लेकिन मैं कलीम के अच्छे व्यवहार से, उसके सेवा से मैं इतना प्रभावित हूं कि मेरे जैसे लोग इस कांड को किए और उस जैसे निर्दोष लोगों को जेल में रखना ये सही नहीं लगता। इसलिए इन्होंने क्या किया? कबूल किया। ये जज के सामने बात बोले हैं दोस्तों, ये हवाई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। 24 पेजेस का तहलका और आशीष खेतान का ये जो डिटेल है, वो सारा डिटेल लेके मैं आप लोगों से यहाँ बात करने बैठा हूँ। यहाँ बात मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। तो इन ब्लास्ट के पीछे जो मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद का ब्लास्ट था, इसमें RSS और अभिनव भारत के लोग थे। एक बंदा था RSS के कोर कमेटी का, जिसका नाम क्या था? इंद्रेश कुमार। यह आता है असीमानंद के पास। असीमानंद रहते क्या है आपको बता दें, RSS का जो वनवासी कल्याण रहता है उसमें यह कार्य करते हैं, गुजरात में इनका आश्रम रहता है। तो
इंद्रेश कुमार इनके आश्रम में आता है और कहता है कि असीमानंद जी, आप ये ब्लास्ट को अंजाम देने के चक्कर में मत सोचिए, आप बनवासी कल्याण पे फोकस करिए। ब्लास्ट तो मैं करवा लूंगा, और किससे करवाऊंगा? सुनील जोशी से करवाऊंगा, और सुनील जोशी को मैं पैसा भी दूंगा और अपने लोग भी दूंगा, और सुनील जोशी ब्लास्ट को अंजाम उनके थ्रू होगा। तो इस तरह की बात किसने किया? इस तरह की बात आरएसएस के कोर कमेटी का मेंबर इंद्रेश कुमार ने किया। अब देखिए, इन लोगों का जो षड्यंत्र बनाने का ये था, उसमें 3 लोग थे, एक रामचंद्र थे, एक संदीप, और एक बंदा जो था ये सुनील जोशी। और ये तीनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये जो बात है ना, अंदर की ही बात रखेंगे, इसको लीक नहीं करेंगे। कोर कमेटी जो बात को जानेगा उसको आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं करना है। और जोशी के साथ असीमानंद, जो सुनील जोशी है, जो इन ब्लास्ट में काफी अभिन्न अंग रहा असीमानंद के साथ मिलके, तो सुनील जोशी और असीमानंद की मुलाकात कब हुई थी? 2003 में हुई थी, और 2006 में ये दोनों मिलके ब्लास्ट को अंजाम देने लगे। महाराष्ट्र एटीएस के तब चीफ थे हेमंत करकरे, और उन्होंने जांच किया, और जिसमें 11 नफरती हिंदुओं को पाया, जिसमें से कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे और प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर क्या थी? एवीपी की लीडर थी। और पुरोहित क्या थे? ए मिलिट्री में थे। और दयानंद पांडे क्या थे? जम्मू कश्मीर में इनका आश्रम था। इन तीनों 11 लोगों को अंदर किया, जिसमें 3 लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करकरे का मर्डर हो गया। और किसके द्वारा वो करकरे शहीद हो गए? किसके द्वारा? ये जो कसाब वसाब हमला किए मुंबई में, उसी में करकरे शहीद हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस का जो मुख्य आदमी बना, वो बना केपी रघुवंशी, और केपी रघुवंशी इस केस में बहुत ही कमजोर कर दिए, और बाद में ये केस रफा दफा हो गया। भाई, आप एक जिंदा दिल और निडर इंसान हो, सैल्यूट है। फजल कुरैशी भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बता दूं कि इस तरह से असीमानंद और सुनील जोशी ने मिलके ये देने को कहा। अब इन लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने क्यों किया इसको? तो कबूलनामे में असीमानंद कहता है कि 2002 में जो अक्षरधाम में हमला हुआ था, तो हमने प्रज्ञा ठाकुर और सुनील जोशी से जब मीटिंग किया, तो मैंने कहा कि देखो, ये मुसलमान लोग जो है, ये अक्षरधाम टेम्पल को भी अब मंदिर पे भी टारगेट कर रहे हैं, और हमें भी बम का जवाब बम से देने का आ गया है, और हमें बैठना नहीं है, हमें भी इन मुसलमानों के धर्मस्थल पे अटैक करना है। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि 25,000 रुपए कौन देता है? सुपर लवली, नमस्ते भाई, ये कौन लिख रहा है? इजराइल अंसारी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इजराइल अंसारी भाई। तो इसने, असीमानंद ने सुनील जोशी को 25,000 रुपया दिया और बोला कि ब्लास्ट करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और योगी आदित्यनाथ के पास सुनील जोशी को असीमानंद ने भेजा कि वो गोरखपुर से सांसद हैं, जाओ, वो जरूर कुछ न कुछ पैसा दे देंगे। सुनील जोशी योगी आदित्यनाथ के पास आते हैं और बाद में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कोई खास मदद नहीं की। जून 2006 असीमानंद, सुनील जोशी और प्रज्ञा ठाकुर मीटिंग करके फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमको बम का जवाब बम से देना है, और इस तरह से ये लोग भारत के संविधान को ताक पे रख के और कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब ये लोग, जो असीमानंद है, सुनील जोशी है, प्रज्ञा ठाकुर है, ये मालेगांव क्यों चुना? तो उस पर असीमानंद कहता है कि मालेगांव में महाराष्ट्र का एक जगह है जहां पे 80% मुसलमान रहता है, और वहां पे ब्लास्ट किया जाए तो मुसलमान ज्यादा मरेंगे। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया था। हैदराबादों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, अगर मक्का मस्जिद को हम लोग टारगेट करें तो मक्का मस्जिद में ज्यादा मुसलमान मारे जाएंगे। अजमेर शरीफ में हिंदू लोग भी चादर चढ़ाते हैं। देखिए, नफरती हिंदू है, ये तो चाहेंगे नहीं कि हिंदू जो है मजार पे चादर चढ़ाए। तो ये कहता है असीमानंद की अजमेर शरीफ पे हिंदू भी चादर चढ़ाते हैं, और इसलिए अजमेर शरीफ पे एक हमला करना बहुत ही जरूरी हो गया है। तब सुनील जोशी आइडिया देते हैं कि भाई, अच्छा जगह तो बताए हो, लेकिन इसमें एक जगह छूट गया। तो कौन सा जगह छूट गया? आई रिक्वेस्ट टू डू समथिंग अबाउट ओवैसी साहब बात करेंगे, पहले इस टॉपिक को समाप्त कर लेते हैं। तो मालेगांव, हैदराबाद और अजमेर शरीफ को असीमानंद ने चुना। तो सुनील जोशी ने कहा, समझौता एक्सप्रेस जो भारत से पाकिस्तान जाता है, दिल्ली से लाहौर जाता है, अगर इसके ऊपर हम लोग हमला कर दें
तो कैसा रहेगा? इसमें भी तो सब पाकिस्तानी और मुसलमान ही रहेंगे। तो कहते हैं असीमानंद की तो बहुत ही अच्छा प्लान है। आपके जज्बे को सलाम डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोग जो है डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इन 4 जगह पे ब्लास्ट करना है। अब जोशी इसके लिए कहता है कि 3 टीम बनेगा। पहला टीम फंड करेगा और लॉजिस्टिक देखेगा, दूसरा टीम विस्फोटक पदार्थ का अरेंजमेंट करेगा और तीसरा टीम बम को प्लांट करेगा, बम को जाके लगाएगा। और इन तीनों टीम के मेंबर एक दूसरे को जानने नहीं चाहिए, मतलब एक टीम के मेंबर केवल एक टीम को जानना चाहिए। अगर फिनांस एंड लॉजिस्टिक जो देखता है वो विस्फोटक लाने वाले को नहीं जानना चाहिए, और जो बम लगा रहा है उसको पता नहीं होना चाहिए कि ये विस्फोटक का किसने अरेंजमेंट किया है। तो तीनों टीम के लोगों को तीनों टीम के अलावे और कोई नहीं जानता था। प्रत्येक मतलब ये तीनों टीम एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब मालेगांव के ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। दिन था 8 सितंबर और 2006, समय था दोपहर 1:30 बजे। 4 बम, जहां हिंदू मुस्लिम का थोड़ा टेंशन वाला टाउन है, वहां पे मालेगांव में लगाया जाता है। फ्राइडे का दिन रहता है और उस दिन मुसलमानों का त्योहार रहता है। उस त्योहार का नाम क्या है? शबे बारात रहता है। और ये लोग 4 बम लगाते हैं। कहां कहां लगाते हैं? 3 बम हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान। मालेगांव में ये जगह है हमीदिया मस्जिद और बड़े कब्रिस्तान, यहाँ पे 3 बम लगाते हैं। और 1 बम मुशरावत चौक पे लगाते हैं। और ये जो हदीजिया मस्जिद के गेट पे लगता है, एक बड़ा कब्रिस्तान के गेट पे लगता है, और जहां लोग साइकिल पार्क करते हैं और साइकिल पार्किंग में एक लगता है। ये टोटल 4 बम लगता है और ये चारों बम धमाका कर जाता है। अब धमाका ये लोग कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। इन्हीं में से एक आदमी नोकिया का मोबाइल 2 खरीदा रहता है, उसी के बटन से लोग ब्लास्ट करते थे। तो ये 4 बम जब ब्लास्ट करता है तो इसमें 31 मुसलमान मारे जाते हैं। कितने मुसलमान? 31 मुसलमान मारे जाते हैं और लगभग 312 लोग घायल होते हैं। ये पहला ब्लास्ट जो होता है ये सुनील जोशी, असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर जैसे नफरती हिंदुओं के द्वारा, उसमें 312 लोग घायल होते हैं और 31 मुसलमान ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। चलिए यहां तक तो मान लेते हैं। अब उसमें गिरफ्तार कौन होता है? तो मालेगांव में रहने वाले 9 मुसलमान गिरफ्तार होते हैं। सोचिए, मालेगांव के मुसलमान ही मरे तो जो विक्टिम है उसी के आसपास के मुसलमान। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं जो पीड़ित है उसी को गिरफ्तार कर लो भाई, इससे अच्छा है। तो गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके क्या करते हैं? गिरफ्तार करके 9 मुसलमानों को जेल में डाल देते हैं और यह कहते हुए कि ये लोग स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और इसके वजह से इन 9 को गिरफ्तार किया गया और 4 साल इनकी जिंदगी की जेल में कट गई। जरा सोचिए, एक निर्दोष इंसान जो सुनील जोशी, असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर ये लोग उस कांड को किए हैं, उसके एवज में इस सरकार का प्रेशर और मीडिया के प्रेशर की वजह से पुलिस को किसी न किसी को पकड़ना था और पुलिस 9 मुसलमानों को पकड़ लिया। और मैंने क्यों कहा कि ये 9 मुसलमान को पकड़ा? इसलिए पकड़ा क्योंकि 1992 के ब्लास्ट से ये लोग ऐसा समझते थे ब्लास्ट हुआ है तो मुसलमान ही किया होगा। और 9 मुसलमान कितने दिन? 4 साल ये लोग जेल में रहते हैं। जरा सोच के देखिए कि इनका परिवार बर्बाद हुआ होगा कि नहीं, इनकी जिंदगी बर्बाद हुई होगी कि नहीं, जरा सोच के देखिए। जबकि असली दोषी कौन है? असीमानंद है और सुनील जोशी है। असीमानंद ने तब पूछा, किससे पूछा? 2006 के दिवाली में सबरी धाम जो असीमानंद का आश्रम था वहां सुनील जोशी आए थे। तो सुनील जोशी से पूछा कि भाई ये जो ब्लास्ट हुआ है मालेगांव में, इसमें तो बहुत मुसलमान लड़के पकड़े गए हैं। तो जोशी ने कहा कि पकड़े तो गए हैं मुसलमान लड़के, लेकिन ये मैं और मेरे आदमियों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया है। अब आते हैं, बात करते हैं 18 फरवरी 2007 जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट होता है। तब समझिए कैसे होता है। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे वो भारत आए हुए थे और किस लिए आए हुए थे? शांति वार्ता को लेके कि भारत और पाकिस्तान में शांति वार्ता हो। और उसी वक्त उनके दौरे के दौरान ही 2 पावरफुल बम 2 कोचेस में समझौता एक्सप्रेस के लगा दिया जाता है
और दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पानीपत के निकट जैसे वो ट्रेन पहुंचता है, ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है। उस ट्रेन में जो बम ब्लास्ट होता है इसमें 3 सूटकेस में केरोसिन तेल और पेट्रोल डाला रहता है। जब ब्लास्ट होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है। भाई आपके जज्बे को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद खान भाई। तो ये जो ब्लास्ट होता है उसमें आइए पता करते हैं कितने लोग मरते हैं। 68 लोग, 68 लोग मर जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए थे शांति वार्ता को लेके, वो शांति वार्ता का फालूदा निकल जाता है। जब शांति वार्ता का फालूदा निकल जाता है, जानिफ अंसारी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसीलिए आप लोग ऐसा भेज रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, अब समाप्त होने वाला है, जस्ट थोड़े देर और। शांति वार्ता का फालूदा निकल जाता है और इसका भारत आरोप किस पे लगाता है? ये बोलता है पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टरपंथी हैं, वे लोग इसको अंजाम दिए हैं, जिसमें एक हुजी और दूसरा लश्कर ए तैयबा, लेट एलईटी और हुजी 2 संगठन पे आरोप लगाता है। अमेरिका भी बिना सोचे समझे, अमेरिका भी यही गीत गाने लगता है कि भारत में समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से लाहौर जाती है उसमें ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में पाकिस्तान के हुजी और लश्कर ए तैयबा नामक संगठन शामिल हैं। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि जब हरियाणा पुलिस इसका छानबीन करता है और जो मटेरियल पाया जाता है वो पाया जाता है ब्लास्ट में यूज हुआ मटेरियल ये मध्य प्रदेश के इंदौर के एक मार्केट से आया हुआ है। अब सोचिए, जब इंदौर का तो हरियाणा पुलिस के तो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ हक्का बक्का हो जाता है कि भाई इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद नवंबर 2008 में महाराष्ट्र के एटीएस ने नासिक कोर्ट में यह आरोप लगाया कर्नल पुरोहित के ऊपर कि इन्होंने 60 किलो आरडीएक्स गायब किए हैं और 60 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल शायद ऐसे ही ब्लास्टों में हो रहा है। तो इस तरह का बात आप समझिए, हरियाणा पुलिस की जांच, महाराष्ट्र एटीएस की बात और असीमानंद का कुंबलनामा, इन तीनों पे सोचिएगा तो बात मिलजुल के लगेगा कि सही मायने में दोषी कौन कौन थे। 2010 जुलाई में समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट केस को एनआईए को हैंडओवर कर दिया जाता है और जबकि असीमानंद के कुबूलनामे और इन गतिविधियों में बहुत सारी चीजें जुड़ती है तो एनआईए को दे दिया जाता है। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर सीबीआई और एनआईए, ये सब तो फिर कैसे अपने माहौल के अनुसार काम बन जाता है इनका। इन फरवरी 2007 में जोशी आते हैं असीमानंद के आश्रम में, तो असीमानंद जोशी से पूछते हैं कि भाई ये बताओ जो हरियाणा में समझौता में ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस में, वो कौन करवाया? तो जोशी कहते हैं कि यार प्लानिंग हम लोग करेंगे। सुनील जोशी कहते हैं प्लानिंग हम लोग करेंगे तो करेगा कौन? ये हमारे आदमियों के द्वारा किया गया है। जोशी 40,000 रुपए लेते हैं असीमानंद से और कहते हैं कि अब अगला ब्लास्ट होगा हैदराबाद में और हैदराबाद का मक्का मस्जिद में। पैसा लेके चले जाते हैं। उसके बाद फोन करते हैं असीमानंद को कि भाई न्यूज़पेपर देखते रहो, एक अच्छा खबर आने वाला है, न्यूज़पेपर देखते रहो, एक अच्छा खबर आने वाला है। ये फोन करते हैं ऐसे और असीमानंद न्यूज़पेपर देखते रहता है और एक हफ्ते के अंदर ही मक्का मस्जिद के सामने ब्लास्ट मक्का मस्जिद में होता है और उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और फिर देखिए मुस्लिम लड़कों को, यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ी, इसमें भी मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया गया जाता है। तो ये पूछता है बंदा असीमानंद कि भाई इसमें कुछ मुसलमान लड़के गिरफ्तार हो रहे हैं मक्का मस्जिद वाले में, तो कह रहा है नहीं ये हम लोगों के द्वारा किया गया है, सुनील जोशी कह रहा है। और सुनील जोशी असीमानंद के पास आया कैसे? हाथ में तेलुगु न्यूज़पेपर लेके कि देखो ये ऐसे ब्लास्ट हुआ है। तो असीमानंद ने कहा कि कुछ मक्का के आसपास के मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं। बोला हाँ गिरफ्तार तो मुसलमान जरूर हुए हैं लेकिन ये ब्लास्ट मैं और मेरे लोगों के द्वारा हुआ है। देखिए 17 मई 2007 को जो मक्का का ब्लास्ट हुआ वो शुक्रवार का दिन था और सुबह 1:30 बजे का टाइम था और 4000 मुसलमान वहां नमाज पढ़ने पहुंचे थे। और उजू खाना जहां पे लोग धोते हैं हाथ वगैरह को, उजू खाना के पास एक बम रहता है और एक बम दरवाजे के पास रहता है
और जब ब्लास्ट होता है तो काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी लोग घायल होते हैं। और हैदराबाद पुलिस छानबीन करके फिर कुछ मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है ये मुसलमान लड़के अहले हदीज नामक संगठन से जुड़े हुए हैं। और एक बंदा शाहिद जलाल है, एक गया होता है पाकिस्तान घूमने के लिए और जैसे घूम के आता है उसके 2 सप्ताह बाद ब्लास्ट होता है, तो इसको भी पकड़ लिया जाता है कि मतलब तुम पाकिस्तान गए हो और पाकिस्तान से आके यही सब कर रहे हो। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 2007 को सीबीआई को एक केस सौंप दिया गया। ऑफ कोर्स जो मुसलमान लोग गिरफ्तार हुए थे वे सब तो छूटे, लेकिन इतने जेल में उनको परेशानी और टर्चर झेलना पड़ा कि उनकी और उनकी परिवार की जीवन तो एक तरह से बर्बाद ही हो गई। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो बोलिए अच्छा लग रहा है। अब अगला ब्लास्ट हम लोग अजमेर दरगाह ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो 11 अक्टूबर 2007 रमजान का महीना रहता है, शाम 6:15 बजे इफ्तिहार होने को रहता है, कहाँ, अजमेर दरगाह के पास, और वहां पे ब्लास्ट होता है। 3 लोग मारे जाते हैं और दर्जन की संख्या में लोग घायल होते हैं। इंद्रेश कुमार 2 मुस्लिम बॉय देता है, किसको, सुनील जोशी को, और उसी मुस्लिम लड़कों के द्वारा ये जो है अजमेर दरगाह में बम सेट किया जाता है। अब जोशी जब कहता है कि मेरे आदमियों के द्वारा, जो इंद्रेश कुमार कुछ 2 मुस्लिम दिए थे उनको मैंने वहां पे यूज करके और मैंने अजमेर में ब्लास्ट करवाया और दौरान मैं वहां पे उपस्थित भी था बम ब्लास्ट के दौरान। तो असीमानंद ने कहा कि अगर वो मुस्लिम लड़के पकड़े जाए और इंद्रेश का नाम ले ले तो फिर मामला बहुत फंसेगा, इसमें तुम भी इंडल्ज हो, तो सुनील जोशी अपने जान को बचा के रखो, तुमको कभी भी हत्या कर दिया जाएगा। असीमानंद ने ऐसा कहा और जैसे असीमानंद ने कहा ठीक वैसा ही हुआ। 29 दिसंबर 2007, ठीक 2 महीने बाद, 11 अक्टूबर 2007 से 2 महीने लगभग बाद 29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी को गोली मार के उनके घर के सामने ही उनको हत्या कर दिया जाता है। उनका परिवार चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इनके सगे लोग हत्या किए हैं, और बाद में जब जांच होता है तो एमपी पुलिस भी कहता है कि आरएसएस का एक आदमी इनकी हत्या किया है जो इनका दोस्त है। अब सुनील जोशी के मौत के बाद बहुत सारे प्रश्नों का जवाब समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो बंदा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि समझौता में ब्लास्ट में मेरे आदमी थे, मैं वहां था घटना स्थल पे, तो अजमेर में मैं घटना स्थल पे था, तो जो बंदा ऐसा कहता है जब वही बंदा मर जाए तो साक्ष्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और उससे भी बड़ा साक्ष्य बीजेपी सरकार में आ जाता है। और जब बीजेपी सरकार में आएगा तो आरएसएस और इस तरह के संगठन के लोगों को कैसे जेल जाने देगा। फिर मामला सीबीआई और एनआईए धीरे धीरे दबाते दबाते दबा देते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम मतलब आतंकवाद, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि असीमानंद का जो एक कबूलनामा है जिसमें वो सारा कहानी बता रहा है, वो बता रहा है कि एक कलीम लड़के के गुड कंडक्ट से मैं प्रभावित होकर सब बयान दे रहा हूं, जो जज के सामने कह रहा है, जो मजिस्ट्रेट के सामने कह रहा है। ऐसे लोगों को तुम क्या कहोगे? मैं यही कहता हूं, भारत के संविधान के अनुसार हिंदू और मुसलमान दोनों नागरिक हैं और इस किसी में से कोई भी अपराधी हो सकता है और उसको संविधान के अनुसार सजा हो। ये नहीं कि कोई हत्या किया मेरे परिवार के एक व्यक्ति को तो मैं उसकी हत्या कर दिया, तो क्या होगा पता है? वो भी जेल और मैं भी जेल। भारत का संविधान है, सभी लोग नागरिक हैं, कोई क्राइम करेगा तो अंदर जाएगा। अब जो इस तरह से अब इन लोगों में थोड़ा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि नाम कौन कौन लोग सम्मिलित थे। ये नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं फोटो के साथ। इसमें देखिए कितने लोग सम्मिलित थे, इनका नाम दिया हुआ है। संदीप डांगरे थे, रामचंद्र थे, शिवम धाकड़ थे, सुनील जोशी थे, स्वामी असीमानंद थे, इंद्रेश कुमार थे, लेफ्टिनेंट पुरोहित थे, देवेंद्र गुप्ता थे, लोकेश शर्मा थे, योगी आदित्यनाथ से फंड मांगने का प्रयास किया गया, डॉक्टर अशोक थे, भरत रतेश्वर इलियास थे। ये सारे लोग, ये जो बंदा जो है दयानंद पांडे, ये बंदा था राजेश मिश्रा, ये सभी लोग थे और ऐसे ऐसे मिलके ये सारा कांड हो गया। तो दोस्तों इस पे मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बोलूंगा, बार बार उसको मैं कहता हूं कि डिबेट के लिए अगर हिम्मत हो तो मेरे सामने आ जाओ। वो डिबेट के लिए आने वाला नहीं, वो नहीं देखेगा कि हिंदू नफरती हिंदू भी ऐसे बम ब्लास्ट का कार्य कर सकते हैं। वो जब भी मुंह खुलेगा तो बोलेगा मुसलमान ऐसे, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान ऐसे।
तो ऐसे लोगों को मैं चैलेंज कर करके हार चुका हूँ, सामने तो कभी आया नहीं है। जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, तो ऐसा बात कहने वाले कुलश्रेष्ठ को की वजह से भारत में जितने गोबर भक्त हैं उनके दिमाग में भी ये बात बैठ गया है कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। अब कोई भी ब्लास्ट होता है तो देखिए पुलिस इन सब ब्लास्ट के पीछे किसी में 8, किसी में 9, किसी में 4, किसी में 6 किसको गिरफ्तार किया? मुसलमानों को गिरफ्तार किया और उन लोगों के जीवन का 4 साल जेल में डाल दिया, 2 साल कहीं जेल में डाल दिया, उनका जीवन खराब कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी निर्दोष को पकड़ के अंदर करना उचित नहीं है, वो भी 4-4 साल अंदर रख देना। इस देश में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको बहुत ही सक्षम होना पड़ेगा और वो चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके जो सही मायने में कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, न कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। आपको बताएं इस देश में ऐसे अंडर ट्रायल कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग जेल में, जिनकी सजा जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा दिनों लोग जेल में काटते आए हैं। तो इस तरह का इस देश में जो देखने को मिलता है बदलना चाहिए और देश हिंदुओं का और मुसलमानों का सबका है और देश संविधान से चलता है। तो इस तरह से किसी एक कम्युनिटी के लोगों को पकड़ के अंदर कर देना, ये एक तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार और शोषण हुआ है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।